पटना में छात्रों के मार्च को पुलिस ने रोका है। छात्र दरअसल सीएम आवास का घेराव करना चाह रहे थे, सीएम आवास तक मार्च निकालने जा रहे थे। परीक्षा से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, परीक्षा में धांधली को लेकर ये तमाम छात्र पिछले 12 दिनों से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे छात्र और उस दौरान पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार इस प्रदर्शन के दौरान पटना में इसी सड़क पर मौजूद रहे। उनकी एक ताजा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ सामने देखिए तो ये वाटर कैनन से इनके ऊपर किस तरह से वाटर कैनन से चलाया जा रहा है। वहाँ अगर आप देखिए कुछ छात्रों को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किस तरह से छात्रों पर किया जा रहा है। और यहाँ पर सुशील जी, मुख्यमंत्री महोदय बात करें, समस्याओं का निराकरण करें, नहीं तो आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने तमाम पुलिस की चौकसी को, बैरिकेड्स को आज हम लोगों ने तोड़ा है। मुख्यमंत्री महोदय को वार्ता करने में क्या दिक्कत है? हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता, सरकार और आयोग की जवाबदेही और पेपर लीक से मुक्ति, बस इतनी बात चाहते हैं। और अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, इधर ये जो सड़क है, ये जो न्यू डाक बंगला चौराहा है, इधर एक गाड़ी लगाई गई थी, ये जो वज्रवाहन भी था और वाटर कैनन से इधर अपप्रहार शुरू हुआ है। चूंकि तीन तरफ से छात्रों ने डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे थे, तीन तरफ से। और यहाँ भी देखिए, यहाँ जो छात्र हैं वो ये फ्रेजर रोड से होते हुए न्यू डाक बंगला रोड से होते हुए ये डाक बंगला चौराहा पहुंच गए थे। और यहाँ देखिए, यहाँ भी छात्र बसों पर सवार, गाड़ियों पर सवार और उनके ऊपर पानी की बौछार, लेकिन छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर छात्र भीग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। छात्र भीग रहे हैं, उनके ऊपर एक जो वाहन है उसका वाटर समाप्त होता है, दूसरी गाड़ी मंगाई जाती है और दूसरी गाड़ी से, दूसरे वाटर कैनन से फिर से उनके ऊपर जल प्रहार शुरू होता है। लेकिन छात्र हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। गांधी मैदान से जेपी गोलंबर से फ्रेजर रोड और वहां से होते हुए तीन अलग अलग चौराहे से ये जो छात्र हैं वो पहुंच गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस वाहन का भी पानी जो है वो समाप्त हो गया है, लेकिन छात्र जो हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। हालांकि दो बसों में छात्रों को हिरासत में लेकर के और उनको यहाँ से कहीं दूर ले जाया गया है। पिछले दिनों भी देखा होगा तेजस्वी यादव ने जिस तरह से यहाँ पर राजभवन मार्च, और उस दौरान भी कई बसों में भरकर जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे उनको ले जाया गया। लेकिन आज सिर्फ छात्र और छात्रों के कई जो संगठन हैं और सिर्फ TRE4 नहीं, अलग अलग मांगों को लेकर के, और देखिए पुलिस एक बार फिर से वहाँ पहुँच गई है। वाटर कैनन का प्रहार समाप्त होते ही पुलिस वाले यहाँ पहुँच गए हैं कि इस बैरिकेडिंग को भी किसी तरह बचाया जाए। ये बैरिकेडिंग तोड़ करके और डाक बंगला चौराहे को जाम करने के लिए यहाँ पहुँचने की कोशिश छात्र जो हैं वो कर रहे हैं। इसमें आपको महिलाएं भी दिख रही होंगी, बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी इसमें मौजूद हैं। और पुलिस वालों की ये कोशिश है फिर से एक बार यहाँ पर धक्का मुक्की, संघर्ष की स्थिति, और वही स्थिति कि छात्र चाहते हैं कि हम ये भी बैरिकेडिंग तोड़ें और मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ें। पुलिस वाले चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से ये जो बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पर बचाएं। फिर वही स्थिति जो गांधी मैदान और जेपी गोलंबर के पास जो स्थिति पैदा हुई थी, वही स्थिति इस वक्त भी आप डाक बंगला चौराहे के पास यहाँ पर देख सकती हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये जो यहाँ हालांकि मजबूत बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर ये लोहे की बैरिकेडिंग, हालांकि छात्रों ने इसे नीचे गिरा दिया है, तोड़ दिया है। अब ये जो पुलिस वाले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बैरिकेडिंग को किसी तरह से उठाया जाए, फिर से इसे दुरुस्त किया जाए, अपनी जगह पर इसे लाया जाए। और छात्रों और पुलिस वालों का ये जो संघर्ष है ये एक बार फिर से डाक बंगला चौराहे पर दिख रहा है। हाथों में तख्तियाँ हैं अपनी मांगों के समर्थन में और तिरंगा झंडा है। ये जो आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, पिछले कई आंदोलन से हाथों में तिरंगा झंडा लेकर, किसी पार्टी का आंदोलन अगर होता भी है, आरजेडी का आंदोलन जैसे पिछले दिनों था, उस दौरान भी किसी पार्टी का झंडा नहीं बल्कि हाथों में सिर्फ तिरंगा झंडा। आज
तो छात्रों को रोकने के लिए न सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का क्या कहना है, रूपेश कुमार ने उनसे भी बात की, सुनिए। क्या मांगे हैं, क्या है आपका? मैं 1799 दरवा परीक्षा के अभ्यर्थी हूँ और यहाँ पे कल डेलीगेशन टीम बुलाया जाता है और वहाँ पे छोटे मोटे मुद्दे को मान लिया जाता है और जिसमें इतनी भ्रष्टाचार और संलिप्ति है सबकी, उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाती है। और आप देख सकते हैं हमारे सम्राट चौधरी सर का दो मुहा चेहरा कि वो बोलते हैं कि हम स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट से बात करेंगे कल सामने उतर के, और यहाँ जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है और हम बच्चे को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। क्या हम लोग उनसे लड़ाई करने जा रहे हैं? क्या हम लोग अपने मुद्दे को लेकर जो सुनी नहीं जा रही है, वहाँ पे एक जगह बैठे हुए हैं 10 दिन से 12 दिन से धरना पर बैठे हुए अनशन पर, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। मैं 3 महीने से कोर्ट के और इधर उधर चक्कर लगा रही हूँ, हमारे पास पूरा सबूत है फिर भी नहीं सुना जा रहा है। और हम लोग जब यहाँ पे अहिंसक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। आप उनकी मानसिकता और उनकी गंदगी यहीं पे उजागर होती है। अगर किसी चीज को ढकने का कोशिश किया जा रहा है तो समझ जाइए कि कितनी गंदगी उसके अंदर छुपी हुई है। आपका क्या है, आप भी इसी संगठन से हैं, क्या है आपकी मांगे, क्या है? सर हमारी मांग यही है कि जो बिहार दरवा 1799 का वैकेंसी है उसको पूर्ण रूप से निरस्त की जाए और दोबारा पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम को कंडक्ट कराई जाए, यही हमारी मांगे हैं। टीएमसी के बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ये नोटिस अभिषेक बैनर्जी की अर्जी पर दिया गया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा 20 सांसद टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते लेकिन पाला बदल लिया। इस मामले में स्पीकर को शिकायत भेजी गई लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अर्जी में कहा गया कि स्पीकर ने कार्रवाई की कोई जानकारी अब तक नहीं दी है। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस नोटिस को लेकर क्या जानकारी है? क्या इस नोटिस में कोर्ट की तरफ से इन सांसदों के लिए कहा गया? जी रवि, देखिए इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया गया है और इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिर्फ बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, जवाब तलब किया है, जबकि स्पीकर और उनके कार्यालय को नोटिस नहीं जारी किया गया है। इस मामले में अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर के समक्ष आवेदन किया था कि जो दल बदल कानून है उसके तहत जिन्होंने दल बदला है उन 20 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान देरी को लेकर के अभिषेक बनर्जी ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो पाला बदल करके गए थे और टीएमसी को छोड़ दिया था जिन्होंने, अब उन सांसदों को नोटिस जारी किया गया है इस मामले में। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जो है वो दिया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि इन सांसदों को स्पीकर की तरफ से भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखना ये है कि जो बागी सांसद हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या जवाब दिया जाता है। जी रवि, बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। स्कूलों में वीडियोग्राफी बैन करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सरकार के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में दरअसल चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है। सीजीआई ने कहा है कि याचिका दायर करें, इसे लिस्ट करेंगे, यानी इस मामले की सुनवाई होगी। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ दरअसल केस दर्ज किया गया है क्योंकि जगह जगह जो स्कूलों की बदहाली है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में कई इन्फ्लुएंसर्स पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये मामला काफी गंभीर है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, बीते दिनों हमें कई जगहों पर यह देखने को मिला कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह स्कूलों में पहुंचकर वहां की बदहाली दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लिया है और लिस्ट करने की जो बात कही है, सुनवाई कब होगी, क्या उम्मीद करें? बिल्कुल सबीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वकील नरेंद्र मिश्रा ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मेंशन किया और ये बताया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है और कई अन्य राज्य भी हैं जहां पर इन्फ्लुएंसर्स को और अन्य लोग जो वीडियो बना रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं और बदहाली जो स्कूलों में है उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और साथ ही प्रतिबंध के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि वीडियोग्राफी और फोटो नहीं खींची जाएगी स्कूलों के भीतर। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात को उन्होंने मेंशन किया। तब सीजीआई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे और आप याचिका दाखिल करें। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले पर याचिका दाखिल की जा चुकी है और
तब सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका को लिस्ट करेंगे और देखेंगे कि इस मामले में आगे क्या किया जाना है। अब देखना यह है कि इस मामले पर कब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ और जो लोग वीडियो बना रहे हैं, खास तौर पर स्कूलों की बदहाली को लेकर और वहां जो परेशानियां हैं उनको लेकर के। जी समीर, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस जानकारी के लिए। तो स्कूलों की बदहाली निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन जब इन्फ्लुएंसर्स या सामाजिक कार्यकर्ता, और राजस्थान में हमने देखा था सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे कि स्कूल की बदहाली दिखाने, तो उन पर तो हमला ही हो गया था। यूपी में एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां कचरे के ढेर में फेंके गए एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियों को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। रिपोर्ट देखिए। यह हमारे कानपुर नगर का पनकी से जुड़ा मामला है। कचरे के ढेर से ये लोग जो चॉकलेट और टॉफीज के पैकेट उठा रहे हैं, उसके इस्तेमाल की तय तारीख खत्म हो चुकी है, यानी एक्सपायर्ड है। फिर भी लोग पैकेट लूटने में लगे हैं। हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैकेट उठाने में लगा है। कोई तो पूरा कार्टन ही उठाकर ले गया। वीडियो कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल इलाके का है। यहाँ के डंपिंग यार्ड में फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट के पैकेट का ढेर देखकर लोग रुक गए। एक के बाद एक चींटियों की तरह लोग आ रहे हैं और ऐसे, ये देखिए भाई साहब। फिर देखते ही देखते लोगों की यहाँ भीड़ हो गई। इसके बाद कोई ज्यादा से ज्यादा पैकेट उठाने लगा और गंदगी की ढेर से एक्सपायर्ड चॉकलेट के पैकेट उठाने में ये लोग जरा भी हिचके नहीं। कुछ लोग तो पैकेट को ध्यान से भी देख रहे थे। शायद कुछ होशियार ये जानना चाहते थे कि चॉकलेट की एक्सपायरी कब की है, फिर भी वो पैकेट को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इन्हें ये पता नहीं है कि मुफ्त में मिली ये चॉकलेट उनके और उनके परिवार के लिए कितनी जानलेवा साबित हो सकती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और दावा किया जा रहा है कि चॉकलेट के किसी स्टॉकिस्ट ने माल खराब होने के बाद कचरे के ढेर में इसे फेंक दिया। त्योहारों के सीजन में यूपी के अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग की छापेमारी चल रही है। गाजियाबाद में एक छेना स्टोर पर छापा मारकर सेहत के लिए हानिकारक 10 क्विंटल रसगुल्ला नष्ट कर दिए। देखिए, प्लास्टिक के ड्रम में सड़े गले ये रसगुल्ले अगर आपके घर तक पहुंच जाते तो क्या होता, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। वीडियो गाजियाबाद के भीमनगर इलाके का है। ये सफेद रसगुल्ले मिलावटी हैं। गंदगी से घिरे जगह के बीच बनाए जा रहे इन रसगुल्लों से लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इन सड़े गले गुलाब जामुन को देखकर ही किसी का दिल से हट जाए। खाद्य विभाग को जानकारी मिली थी कि यहाँ के छेना स्टोर में बड़ी मात्रा में रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने 10 क्विंटल को नष्ट किया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इन मिठाइयों और यहाँ से मिले पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट के आधार पर छेना स्टोर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है, जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था और भंडारित भी था। कई में कीड़े और मक्खियाँ गिरी हुई पाई गई। हम लोगों ने इनके नमूने लिए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। और अब आपको बरेली की खबर दिखाते हैं। रक्षाबंधन से पहले यहां भी मिलावटी पनीर और मिठाई के खिलाफ खाद्य विभाग ने अभियान चलाया हुआ है। खाद्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाई और पनीर पकड़कर नष्ट किया गया है। रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी से पहले मिलावट के खिलाफ बरेली में अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के दौरान दुकान में तैयार किए जा रही मिठाई और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली पनीर को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान गंदगी के बीच बनाई जा रही मिठाई को जब्त कर खाद्य विभाग ने नष्ट किया। ये कार्रवाई नदोसी रोड की एक दुकान के खिलाफ की गई। इसके साथ खाद्य विभाग की टीम ने सोन पापड़ी, रसगुल्ले और बर्फी के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए। करीब 1.5 लाख की मिठाई और पनीर को खाद्य विभाग ने नष्ट किया। इसके साथ 140 किलो दूध और 350 किलो बर्फी भी नष्ट की गई है। खाद्य विभाग की टीम ने बदायूं से बरेली आ रही वैन से 275 किलो खराब पनीर को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान करीब 500 किलो मिठाई को नष्ट किया गया है। मिलावटी मिठाई के खिलाफ अभियान के बीच जिला आपूर्ति विभाग ने शहर के कई गोदाम पर छापा मारकर चीनी की जमाखोरी के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। सोमवार को जिला आपूर्ति अधिकारी ने गोदाम में रखे चीनी स्टॉक की जांच की। थोक व्यापारी को 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी रखने पर रोक लगाई। इससे ज्यादा स्टॉक रखने पर एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। अब अलीगढ़ में मिलावट के खिलाफ एक्शन की खबर है। अलीगढ़ में एफएसडीए विभाग की टीम ने मिलावट खोवा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से 18 क्विंटल मिलावटी खोवा को नष्ट किया गया है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
अलीगढ़ के विजयगढ़ इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के अधिकारी जिस ड्रम से खोवा निकाल रहे थे वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। गंदगी से भरे गोदाम में यहाँ लोगों की सेहत को नुकसान करने वाला खोवा तैयार किया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम को जैसे ही इसकी खबर मिली वो दल बल के साथ यहाँ पहुंचे। यहाँ सेल खड़ी पाउडर और रिफाइंड को मिलाकर खोवा तैयार किया जा रहा था। देखिए केमिकल के कितने पैकेट यहाँ से मिले हैं। यहाँ फर्श पर मिलावटी खोवा तैयार किया जा रहा है। फर्श पर खोवा देख खाद्य विभाग की टीम हैरान रह गई। यहाँ से 18 क्विंटल जानलेवा खोवा नष्ट किया गया है। जेसीबी मशीन से जमीन में गड्ढा कर मिलावटी खोवा को नष्ट किया गया। त्योहारी सीजन में अपने फायदे के लिए मिलावटखोर ऐसे जहरीले खोवों को बाजार में बेचते हैं। खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी खोवा बनाने वाले कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद मिलावटखोर की गिरफ्तारी हो सकती है। त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग की ऐसी कार्रवाई दूसरे शहरों में की जा रही है। जयपुर में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस गिरोह में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता आरसी चौधरी के बेटे भी शामिल। जयपुर में जाली नोटों के गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए। 3 लोग हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। चौथा साहिल चौधरी है जो फतेहपुर का रहने वाला है। फिलहाल जयपुर में रह रहा था। आरोप है साहिल चौधरी प्रदेश कांग्रेस महासचिव आरसी चौधरी का बेटा है। अभी इसकी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक नगर निगम के चुनाव को लेकर गाड़ियों की जांच पड़ताल चल रही थी और उसी दौरान एक गाड़ी से 4,30,000 से ज्यादा नकली नोट मिले। पुलिस की जांच में सामने आया जाली नोटों की खेप बांग्लादेश से आई है। गिरोह का सरगना अमन राणा मेरठ का रहने वाला है। फिलहाल कोलकाता से रहकर नकली नोटों के गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास 2 लग्जरी गाड़ियां भी मिली। क्योंकि इनके जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हमारे गिरफ्त में नहीं आए हैं, इसके लिए सीधे बनाई है। तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। हम साइंटिफिक अन्वेषण भी कर रहे हैं और कितनी बार ये कैलकाटा गए और कैलकाटा से फिर बांग्लादेश की कब यात्रा की है और किस ढंग से उन्होंने मंगाया है। और यूपी के उन्नाव में 2 बहनों ने बीच सड़क होमगार्ड के जवान के साथ मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरा मामला क्या है और ये नौबत क्यों आई, रिपोर्ट में देखिए। होमगार्ड को बीच सड़क डंडों से पीट रही ये लड़कियां सगी बहनें हैं। देखिए कैसे ये लड़की होमगार्ड से हाथापाई कर रही है तो उसकी बहन डंडे से वार कर रही है। बीच सड़क हो रहे इस तमाशे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। 2 लड़कियां होमगार्ड के साथ मारपीट कर रही हैं। वो एक ऑटो ड्राइवर की बहनें हैं। बीच सड़क आड़े तिरछे ई रिक्शा और ऑटो को हटा रहा था। इसी को लेकर ऑटो ड्राइवर की होमगार्ड के साथ तू मैं हो गई। इसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपनी दोनों बहनों को बुलाया। दोनों बहनें होमगार्ड के साथ हाथापाई करने लगी। दोनों लड़कियों ने होमगार्ड का कॉलर पकड़ा, बदतमीजी की। सड़क पर हो रहे इस हंगामे की वजह से थोड़ी देर के लिए जाम लगा, लेकिन ये दोनों बहनें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। होमगार्ड का कहना है कि सड़क पर ई रिक्शा और ऑटो के लगे होने की वजह से एक एम्बुलेंस फंस गई, जिसको रास्ता देने के लिए वो ऑटो को हटाने के लिए कह रहा था। इसी बात को लेकर ऑटो ड्राइवर ने अपनी बहनों को बुलाया, मारपीट शुरू की। होमगार्ड की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के बीकानेर में मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। क्या हो रहा है? जमकर हंगामा। मारपीट का ये वीडियो PBM हॉस्पिटल के मेडिसिन विंग का है। सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मरीज के रिश्तेदारों और पत्नी के साथ आए लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इस दौरान ग्लूकोज स्टैंड को भी मरीज के परिजनों ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मारपीट के चलते वार्ड में मौजूद दूसरे मरीजों में हड़कंप मच गया। हंगामा बढ़ता देख दूसरे मरीज और उनके परिजन वार्ड से बाहर निकल गए। अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि विवाद के पीछे पारिवारिक मामला है। पीड़ित पक्ष की ओर से पत्नी पर कथित रूप से जहर देकर जान से मारने की कोशिश करने के आरोप लगे। इसी को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सीट को लेकर 2 लोगों के बीच मारपीट से जुड़ा है। देखिए।
काढणार व्हिडिओ. तू शिवी का घातलीस ते सांग मला. नाही तू शिवी का घातलीस सांग मला. अरे रवी करू नको. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ ये मारपीट का वीडियो मालघर में नाला सुपारा विरार लोकल ट्रेन का बताया जा रहा है। जब नाला सुपारा में विरार के बीच यात्रियों से खचाखच भरे कोच में दो यात्रियों के बीच विवाद ऐसा बढ़ा कि देखते ही देखते दोनों यात्री हाथापाई और मारपीट पर उतारू हो गए। बताया जा रहा है कि विरार स्टेशन से लोकल ट्रेन में सवार होते ही सीट को लेकर दोनों में मामूली कहासुनी हो गई। फिर धीरे धीरे बात धमकी और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर बढ़ गए। आरोप है कि विवाद के दौरान एक यात्री ने दूसरे को धमकी देना शुरू किया। उसे अगले स्टेशन पर गंभीर परिणाम की चेतावनी देने लगा। इसी बीच उसने युवक को गाली दी और उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गाली गलौज कर रहे युवक ने दूसरे का मोबाइल फोन भी छीनने की कोशिश की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जब लोकल ट्रेन में सुरक्षा का मामला गर्म हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेकर तफ्तीश शुरू की। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। हर महीने 10% ब्याज और मूलधन लौटाने का झांसा देकर ठगी की जाती। देखिए रिपोर्ट। LUCCD लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वही फर्जी चिटफंड कंपनी है जिस पर दर्जनों कंपनियां बनाकर लोगों से निवेश कराने और हर महीने 10% ब्याज और मूलधन लौटाने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। कई शिकायतों के आधार पर पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के बाद मामले की जांच अब CID को सौंपी गई है। केवल जबलपुर समेत MP के अलग अलग जिलों में करीब 2 लाख निवेशकों से 492 करोड़ की राशि निवेश कराई जाने की आशंका है। आम जनता से निवेशक के रूप में पैसा जमा कराया गया और उसको वापस नहीं किया गया। कंपनी बंद हो गई। इसके जो कर्ता थे वो फरार हो गए। उस पर करीब 11 मामले कायम अभी मिले हैं CID को, तो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कंपनी ने केंद्रीय सहकारी समितियां बनवाकर 17 राज्यों में अपना जाल फैला रखा था, जबकि मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल देश छोड़कर भाग चुका है। कहते हैं प्यार में इंसान किसी भी हद को पार कर सकता है। बिहार के रक्सौल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए रिपोर्ट। शादी का अगर जो बात है, तुम्हारा शादी जिससे तुम जा रही हो उसी से शादी होगा तुम्हारा। नीचे आ जाओ बाबू, आ जाओ। पूरा हरैया थाना, रक्सौल थाना, पूरा रक्सौल का पूरा पुलिस प्रशासन तुम्हारे साथ है, तो नीचे आ जाओ। तस्वीरें बिहार के रक्सौल की है। एक तरफ छत पर चढ़ी पुलिस और स्थानीय लोग, दूसरी ओर टावर पर चढ़ी लड़की और घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गौर से देखेंगे तो टावर पर चढ़ी लड़की के हाथ में चाकू जैसी कोई धारदार चीज दिख रही है। लड़की की जिद है वो शादी अपने प्रेमी से ही करेगी और उसकी बात नहीं मानी तो अपनी जान दे देगी। बताया जा रहा है लड़की 1 महीने पहले प्रेमी के साथ भाग गई थी। घर वाले खोज कर वापस लाए। अब फिर से उसी प्रेमी के साथ शादी की जिद में हंगामा किया। अब लड़की को नीचे उतारने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। तो अजीबोगरीब सी खबरें आ रही है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बटोरने के चक्कर में कार पर गर्लफ्रेंड से 3400 बार किस करवाना ग्वालियर के एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक पर 5500 का जुर्माना ठोका है। रिपोर्ट देखिए। 3.5 घंटे में 3400 किस, एक दिन में 55 लाख व्यूज और दंड में 5500 का जुर्माना। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वही युवक है जिसकी करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रील पर रिकॉर्ड, लाइक्स, व्यूज बटोरने के चक्कर में अब गंभीर परिणाम इसे भुगतने पड़ रहे हैं। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने वायरल रील पर संज्ञान लेते हुए न सिर्फ कार चालक इस युवक से 5500 रुपए का जुर्माना वसूला, बल्कि कार पर गर्लफ्रेंड की बनाए 3400 किस को कपड़े से साफ भी करवाया। ऑपरेशन ईगल के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पकड़े जाने के बाद इस युवक आदित्य ने न सिर्फ अपनी गलती मानी, बल्कि ये दलील भी दी कि इस करतूत के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड जिम्मेदार है। आदित्य ने पुलिस को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने 3.5 घंटे में ये 3400 निशान बनाए और उसे रील बनाने के लिए दबाव डाला। वाहन चालक को यहाँ थाने लाया गया तो मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों में इसका करीब 5500 रुपए का जुर्माना किया गया है। और वाहन चालक भी जब थाने आया तो जब ये आपके द्वारा वीडियो काफी जगह वायरल हुआ तो उसको उसकी गलती का खुद स्वतः एहसास हुआ और उसने खुद अपनी गलती स्वीकार की।
हम किस्मत और सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन कई बार गलती हमारी होती है। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक नाबालिग ड्राइवर की गलती उसे महंगी पड़ गई। देखिए। एक खुला नाला, नाले में स्कूटी, आसपास लोग घेरा बनाए खड़े हैं और एक जद्दोजहद सी चल रही है। आप सोच रहे होंगे आखिर मामला है क्या, स्कूटी नाले में पहुंची कैसे? उठाओ नीचे से चांपते। तस्वीर यूपी के मऊ की है। कचहरी कलेक्टर परिसर में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कूटी नाले में गिर गई। स्कूटी सवार युवक भी वाहन के साथ नाले में जा फंसा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद रस्सी की सहायता से युवक और उसकी स्कूटी को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक स्कूटी सवार काफी तेज गति में था। अचानक वाहन पर नियंत्रण खोया और बाईं ओर नाले में गिर गया। हादसे में युवक बाल बाल बचा। छात्र देश का भविष्य होते हैं और स्कूल उस भविष्य को संवारने की जगह। लेकिन क्या हो जब स्कूल में ही छात्रों के सपने घुटने लगे। मध्य प्रदेश के बड़वानी के एक स्कूल की कहानी कुछ ऐसी ही है। रिपोर्ट। एक ये तस्वीर है और फिर ये आरोप। पूरा मामला समझने के लिए ये 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं पैदल मार्च पर निकले। करीब 20 किलोमीटर तक पैदल चलकर जलवानिया पहुंचे। यहां शासकीय स्कूल के परिसर में 1 घंटे रोका गया। करीब 1 घंटे बाद कलेक्टर साहिबा पहुंची और फिर छात्रों से मिलकर जताया कि उन पर बड़ा एहसान किया है। आज हम लोग को जानकारी हो गई है ना, अब इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हम लोग खड़े हैं, जो भी उचित होगा और जो सर्वोत्तम होगा आप लोगों के लिए वो हम लोग पूरा करके आओगे। अब आप ये भी सुन लीजिए कि छात्रों की मांग क्या है। जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उनके टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है, बस साइन करवाए और वापस भेज दिए। फिर दूसरी बात, हम लड़कियों को तो जैसे जेल में बंद किया हुआ है ना, वैसे रखते हैं। विद्यार्थी अब स्कूल के प्राचार्य और जाति सूचक शब्द कहने वाले शिक्षक को हटाने की भी मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। इसके लिए राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में खास वार्ड तैयार किया गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो तेजी से इन्फ्लुएंजा H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और 2000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में इसको लेकर क्या तैयारी है, इसको लेकर आप बताते हैं। खास वार्ड तैयार किया गया है। देखिए H1N1 स्वाइन फ्लू। अब इसमें आप एंटर करें, एंटर करने से पहले ही कुछ यहाँ पर हिदायतें लिखी हुई हैं। मसलन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको हाथ मुंह सबको धो के रखना है, हैंड वॉश करना है, ढक कर के रखना है। और अगर पब्लिक प्लेस पे ज़रूरी ना हो और ऐसा अगर आपको वहाँ दिखे आपको बुखार है या खांसी है तो वहाँ पर ना जाए। तमाम चीज़ों को बताएं, लगातार पानी पीते रहें, अच्छे से नींद लें। क्या नहीं करना है, अभी जो है यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है क्योंकि संख्या उस लेवल तक नहीं पहुँची है। 2000 के आसपास का आंकड़ा है। तैयारी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा हो तो मरीजों के लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था जो है वो की गई है। सामान्य बुखार की तरह ये घबराना नहीं है, लेकिन अगर स्थिति ज़्यादा खराब हो तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। इसको लेकर के ये एलएनजेपी में वार्ड तैयार किया गया। उसी तरह की जो तैयारियां हैं पूरी दिल्ली में की गई है। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली। मुंबई में मराठी भाषा जानना जरूरी किए जानने के बाद उत्तर भारतीय ऑटो वाले परेशान हैं। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि मराठी भाषा की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जो सिखाया गया था उससे बाहर के सवाल पूछे जाते हैं। मुंबई से TV9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में ऑटो टैक्सी वालों को आरटीओ लगातार फाइन मार रही है। फाइन मार रही है ये बोलना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, नोटिस दे रही है। और नोटिस किस बात का दे रही है कि 1 महीने में आपको मराठी सीखनी होगी। जो ऑटो वाले मराठी बोल ले जा रहे हैं उनको सवाल भी ऐसे पूछे जा रहे हैं कि वो उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। पहले तो इनको मराठी सर्टिफिकेट जो दिया गया उसमें ये पढ़ाया नहीं गया, और दूसरा उनको जो पूछा जा रहा है वो सिलेबस के बाहर का है। तो कई रिक्शा वाले अपना धंधा बंद किए हैं। इसका खामियाजा ग्राहकों को भुगतना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यही आ रही है सर कि रुका के सर लोग कुछ मराठी भाषा में पूछते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं। हमारा सस्पेंड होता है लाइसेंस, बैच और
क्या आपको जो पढ़ाया गया है वही पूछा जा रहा है? नहीं, अलग पूछा जाता है सर, अलग पूछा जाता है। क्या आपने रिक्शा बंद कर दी है? हम लोगों ने रिक्शा कल से ही बंद करके रखी है, डर से खाली की वो पावती बना रहे हैं सर। तो रिक्शा नहीं चलेंगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अब वही नहीं साहब, आप ही लोग बताइए कैसे चलेगा घर। और अहम खबर है, अब तक पहुंच से दूर हैं श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार कैदी। 2 कैदी दरअसल श्रीनगर की सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर भाग गए थे। 72 घंटे बाद भी इन कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये कैदी आखिर गए तो गए कहां। फरार कैदियों की तलाश में पुलिस और सीआईएसएफ की टीमें लगी हैं। 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब श्रीनगर की जेल से कैदी फरार हुए हैं। श्रीनगर सेंट्रल जेल से हमारे संवाददाता महराज अहमद की एक रिपोर्ट देखिए। हम श्रीनगर के डाउनटाउन में स्थित श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर है। बता दें आपको कि श्रीनगर सेंट्रल जेल इस वक्त सुर्खियों में इस वजह से भी है कि कल यहाँ से 2 कैदी जो है वो फरार होने में सफल रहे हैं। बता दें दोनों कैदी जो है वो पॉस्को एक्ट में यहाँ पे जो है अंडर ट्रायल्स के साथ जो है बंद रखे गए थे। तो उसके बाद कहा जा सकता है एक बड़ा चिंताजनक विषय जो है अभी सामने ये आ रहा है कि किस तरीके से इतनी सिक्योर जेल से जो है ये कैदी भाग सकते हैं। बता दें आपको भागने वाले कैदियों में राजस्थान का निवासी जो बताया जा रहा है फरमान खान और एक और निवासी अनंतनाग का मुख्तार अहमद गुजर, जो कि यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो है भागने में सफल रहे हैं। पुलिस ने उनके भागने के साथ ही लुकआउट नोट्स जारी करते हुए सूचना देने वाले को जो है इनाम जो है उससे नवाजने की बात कही है। लेकिन बता दें आपको कि श्रीनगर सेंट्रल जेल एक ऐसा सिक्योर जेल है जिसमें पूरी तरीके से जैमर है। यहाँ पे बिल्कुल मोबाइल नेटवर्क पूरे इलाके में जो है बाधित रहता है ताकि जो जेल के अंदर लोग हैं वो बाहर बिल्कुल भी संपर्क न कर पाए। वहीं पे बता दें आपको जो जेल की सुरक्षा है वो सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ है वो भी संभालती है। एक कारण ये भी बताया जाता है कि अभी जो अंडर ट्रायल्स की जो यहाँ पे संख्या है वो बहुत ज़्यादा है सेंट्रल जेल में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन कैदियों ने जो है उस चीज़ का लाभ उठाते हुए जो है यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो भागने में जो है सफल रहे हैं। फिलहाल जो जांच है वो बिल्कुल चल रही है, लेकिन अभी तक जो है स्पष्ट रूप से जो है किस तरीके से ये कैदी भागे, क्या बहाना करके भागे, ये अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर सामने जो है स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन चिंताएँ बिल्कुल ज़रूर अब जो है पैदा हुई है कि क्या श्रीनगर सेंट्रल जेल जो है ऐसे अपराधियों के लिए, विशेषकर जो विदेशी आतंकी है जो कि यहाँ पे रखे जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे ये जेल सही है या नहीं। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। नए लोगों को जिम्मेदारी मिले, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैं अब ज्यादा काम नहीं कर पाता, नए लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं, काम में मेरा योगदान कम हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नितिन गडकरी की तरफ से ये बयान सामने आया। क्या कहा उनकी तरफ से, सुनिए। राष्ट्रीय जबाबदारी आणि हेच काम वाढवायचं आहे। खरं म्हणजे मी प्रेरणास्त्रोत वगैरे काही नाही आहे, आजकाल मी काही जास्त काम करू शकत नाही। ज्यावेळी करू शकलो तेव्हा आता मी पण कामातून माझं पार्टिसिपेट कमी झालं। मी सगळ्यांना सांगितलं तर नवीन नवीन पिढीच्या हातात काम दिलं पाहिजे। नवीन लोक आलेत, जुने त्यांना मार्गदर्शन करतात आहेत आणि हळूहळू पुन्हा काम वाढतं आहे आणि वाढलेल्या कामामध्ये आता अजून जास्त वाढतं आहे आणि एक दिवस हे काम एवढं वाढेल की महाराष्ट्रातल्या एकही आदिवासी गावामध्ये अंधार राहणार नाही, तिथे विकासाचा प्रकाश निर्माण होईल। हे चित्र तुम्हाला, मला, आम्हाला सगळ्यांना बदलवायचं आहे। लगातार बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ तक मुसीबत बढ़ गई है। इस बीच हिमाचल के चंबा से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। महज 19 सेकंड में पहाड़ का विशाल हिस्सा भरभरा कर जमींदोज हो गया। तस्वीरें चंबा में भरमौर के कोडला उरई सड़क मार्ग की। लैंडस्लाइड के बाद मलबा पत्थर सड़क पर आ गए। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। पहाड़ का हिस्सा गिरता देख आसपास मौजूद लोगों में डर का माहौल है। गनीमत रही लैंडस्लाइड की चपेट में कोई व्यक्ति या वाहन नहीं आया, लेकिन कुदरत के क्रोध की ऐसी तस्वीर डराती है, एहसास कराती है, कुदरत के आगे इंसान की कोई हैसियत नहीं।
आप भी पहाड़ों पर यात्रा से पहले मौसम की पूरी जानकारी लें। ऐसे लैंडस्लाइड संभावित रास्तों से गुजरने से पहले 100 बार सोचें। और यूपी के लखीमपुर खीरी में निघासन तहसील के कई गांव इस वक्त नदी के कटाव से जूझ रहे हैं। सिंचाई विभाग की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी खतरा टला नहीं। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील क्षेत्र में मोहाना नदी के दोनों ओर आपकी नजर जहां तक जाएगी इसी तरह खतरनाक कटान बनते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि जसनगर गांव को नदी में कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने 3 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नदी जियोट्यूब बैग को फिर से बहा कर ले गई। ग्रामीणों के मुताबिक अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो जसनगर गांव के कई घर, मंदिर, रेलवे ट्रैक, नदी निगल जाएगी। ना ग्राम का प्रधान ही कोई व्यवस्था कराता है सरकार से, जबकि हम लोग सरकार को वोट भी देते हैं। यहाँ से अगर यहाँ से कट गया, अगर गिर गया तो ये पूरा जो गांव दिख रहा है उस पर बंदा भी नहीं बचेगा। तमाम कोशिशों के बाद मजबूर ग्रामीण खुद ही यूट्यूब बैग से कटान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिंचाई विभाग की दलील कुछ और है। ये बेसिकली हमारे जो गिरजा बैराज है उसके दोनों तरफ तटबंध है। एक राइट एप्लेक्स बंद है, एक लेफ्ट एप्लेक्स बंद है। लेफ्ट है 7.85 किलोमीटर का और वो 13.5 किलोमीटर का है। तो उसको बचाने के लिए परियोजना बनाई गई थी। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही और लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वाराणसी में भी हाल कुछ ऐसा ही है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें वाराणसी की हैं। बीएचयू का हाल देखिए। थोड़ा हम जूम करके दिखाते हैं। देखिए जो गाड़ी आ रही है कितनी डूब चुकी है गाड़ी। ये देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये बीएचयू गेट। वाराणसी की गलियां मानो दरिया बन गई हैं। कहां गड्ढा है, कहां सड़क, बता पाना मुश्किल है। पार कर गए तो आपकी किस्मत। सड़कों का हाल देखिए, घुटने भर पानी है। जहां तक नजर जा रही है पानी ही दिख रहा है। जाएंगे ये समस्या आपको दिखती जाएगी, हर जगह ये स्थिति बरकरार है। लगातार बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब वाराणसी की एक और तस्वीर देखिए। मंडुआडीह थाना इलाके के बाटा मोड़ की ये तस्वीरें हैं। यहां पुरानी दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रविंद्र और प्रतिभा के रूप में हुई है। दोनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं।